तो कॉलेज में हम हैं। मैं सरकार में मेजर था, जिसका मतलब है कि मुझे बहुत सारे पेपर लिखने थे। जब एक सामान्य छात्र पेपर लिखता है तो वे काम को इस तरह फैलाते हैं। तो आप जानते हैं, आप धीरे धीरे शुरू करते हैं, पहले हफ्ते में काम पूरा होता है, बाद में भारी दिन आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है और चीजें सहनीय बनी रहती हैं। और मैं वास्तव में ऐसा करना चाहूंगा क्योंकि यही मेरी योजना होती है। मेरे पास सब कुछ पूरी तरह से तैयार होता, लेकिन फिर वास्तव में पेपर आ जाता है, और तो मैं इसे कुछ इस तरह से कर देता हूं। और यह प्रत्येक और हर एक पेपर के साथ हमेशा होता। लेकिन फिर आया मेरा 90 पेज का सीनियर थीसिस, एक पेपर जिस पर आपको 1 साल बिताने के लिए कहा जाता है। मुझे पता था कि ऐसे पेपर के लिए मेरा सामान्य कार्य प्रवाह विकल्प नहीं था, यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसलिए मैंने चीजों की योजना बनाई और मैंने तय किया कि इसे कुछ इस तरह से करना ही होगा। इस प्रकार वर्ष बीतेगा, इसलिए मैं हल्के तरीके से शुरुआत करूंगा और मध्य महीनों में इसे तेज करूंगा और अंत में मैं इसे हाई गियर में धक्का दूंगा। यह एक छोटी सी सीढ़ी की तरह है। सीढ़ियां चढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना? लेकिन फिर सबसे मजेदार बात हुई। वे पहले कुछ महीने आए और गए और मैं चीजें ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसलिए हमारे पास एक शानदार नया संशोधित योजना थी। और फिर मध्य महीने वास्तव में धीरे धीरे बीत गए और मैंने सचमुच किसी भी शब्द को लिखने में असमर्थ रहा, और इस कारण से हम अंततः यहां उपस्थित थे। अब फिर 2 महीने 1 महीने में बदल गए, जो 2 सप्ताह में बदल गए, और एक दिन मैं जाग गया। समय सीमा समाप्ति तक केवल 3 दिन ही अब बाकी थे। फिर भी मैंने एक शब्द नहीं लिखा, इसलिए मैंने केवल वही किया जो मैं कर सकता था। मैंने 72 घंटों में 90 पेज लिखे, एक नहीं बल्कि 2 नॉन स्टॉप रातें खींचते हुए। मनुष्यों को 2 नॉन स्टॉप रातें नहीं रखनी चाहिए थी। कैंपस में तेजी से दौड़े, स्लो मोशन में कूदे और समय सीमा पर ही इसे पूरा किया। मुझे लगा कि सब कुछ का अंत हो गया था, लेकिन 1 सप्ताह बाद मुझे एक फोन आया, यह स्कूल से है, और वे कहते हैं क्या यह टिम अर्बन है? और मैं कहता हूं हाँ। और वे कहते हैं हमें आपकी थीसिस के बारे में बात करनी है। और मैं कहता हूं ठीक है। और वे कहते हैं यह अब तक में सबसे अच्छा है जो हमने देखा है। यह नहीं हुआ। यह एक बहुत ही खराब और पूर्णतः असफल थीसिस थी। मैं सिर्फ उस एक पल का आनंद लेना चाहता था जब आप सभी सोचते थे यह लड़का कमाल का है। नहीं, यह बहुत खराब था। खैर, आज मैं एक लेखक ब्लॉगर व्यक्ति हूं। मैं वेट बट भाई ब्लॉग लिखता हूं, और कुछ साल पहले मैंने टालमटोल के बारे में लिखने का निर्णय लिया। मेरे व्यवहार हमेशा मेरे आसपास के गैर टालमटोल करने वालों को भ्रमित करते थे, और मैं दुनिया के गैर टालमटोल करने वालों को समझाना चाहता था टालमटोल करने वालों के दिमाग में क्या चल रहा है और हम ऐसे क्यों हैं जैसे हम हैं। अब मेरे पास एक अनुमान था कि टालमटोल करने वालों के दिमाग वास्तव में अन्य लोगों के दिमाग से अलग थे। इसे टेस्ट करने के लिए मैंने ऐप और MRI लैब ढूंढी, जिससे मैं और एक प्रमाणित विशेषज्ञ अपने मस्तिष्क स्कैन कर सके। इसलिए मैं उनकी तुलना कर सका और आज उन्हें दिखाने लाया, ध्यान से देखने की क्या आप अंतर देख सकते हैं। मुझे पता है कि बिना विशेषज्ञता यह इतना है, स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन बस एक नजर डालें। ठीक है, तो यहां है एक गैर टालमटोल करने वाले का। अब मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यह मेरा मस्तिष्क है। इन दोनों के बीच एक अंतर है। दोनों मस्तिष्कों में तार्किक निर्णय निर्माता होता है, पर टालने वाले के मस्तिष्क में तत्काल संतुष्टि पाने वाला बंदर भी होता है। इसका मतलब क्या? यानी सब कुछ ठीक है, यह बात सही तब तक जब तक कि यह ना हो। तो तार्किक निर्णय निर्माता एक तार्किक निर्णय लेगा कि कुछ उत्पादनशील किया जाए, लेकिन बंदर को उस योजना पसंद नहीं आती। इसलिए वह असल में नियंत्रण संभाल लेता है और वह कहता है वास्तव में क्यों ना हम नैन्सी कैरिगन और टोनी हार्डिंग के स्कैंडल का पूरा विकिपीडिया पृष्ठ ध्यान से पढ़ें और जानें कि यह कैसे हुआ। फिर हम धीरे धीरे फ्रिज की ओर जाएंगे और ध्यान से देखेंगे कि वहां कुछ नया है। उसके बाद हम YouTube स्पाइरल पर जाएंगे, जहां रिचर्ड फाइनमैन के चुंबकों पर वीडियो से शुरुआत होती है और बहुत देर में समाप्त होता है। हम जस्टिन बीबर की मां के साथ साक्षात्कार देखते हैं। सब करने में समय लगेगा, इसलिए आज कार्यक्रम में किसी काम का समय नहीं होगा, क्षमा करें।
इस समय मैं उत्सुकता से जानना चाहता हूं कि यहां पर अभी क्या क्या हो रहा है। त्वरित संतोष पाने वाला बंदर ऐसा नहीं लगता कि आप उसे चाहते हैं। वह पूरी तरह वर्तमान में जीता है। उसे अतीत की कोई याद नहीं है, भविष्य का कोई ज्ञान नहीं है, और उसे केवल दो चीजों की परवाह है, आसान और मजेदार। अब पशु जगत में यह ठीक काम करता है। अगर आप एक कुत्ता हैं और आप सारा जीवन केवल आसान और मजेदार चीजों में ही बिताते हैं, और बंदर के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मनुष्य केवल एक जानवर प्रजाति के रूप में देखे जाते हैं। उन्हें अच्छी नींद, भोजन और प्रजनन करना पड़ता है, जैसा आदिवासी काल में था। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, अभी हम आदिवासी समय में नहीं हैं, हम एक उन्नत सभ्यता में हैं, और बंदर को यह नहीं पता कि वह क्या है। इसलिए हमारे मस्तिष्क में एक और व्यक्ति है, तर्कसंगत निर्णय निर्माता, जो हमें ऐसी चीजें करने की क्षमता देता है जो कोई अन्य जानवर नहीं कर सकता। भविष्य की कल्पना करें, हम बड़े चित्र को देख सकते हैं, हम दीर्घकालिक योजनाएं बना सकते हैं, और वह इसे सभी को ध्यान में रखना चाहता है। और वह चाहता है कि हम इस समय जो हमें समझ में आता है उसी के आधार पर कार्य करें। अब कभी कभी कुछ काम करने में विशेष अर्थ छुपा होता है, जैसे जब आप रात का खाना खा रहे हो या सोने जा रहे हो या अच्छी तरह कमाए हुए अवकाश का आनंद ले रहे हो। इसलिए इसमें ओवरलैप होता है। कभी कभी वे सहमत होते हैं, लेकिन अन्य समयों पर यह बहुत अधिक समझ में आता है कि बड़ी तस्वीर के लिए कठिन और कम सुखद चीजें की जाएं, और तभी हमारे बीच संघर्ष होता है। और प्रोक्रास्टिनेटर के लिए वह संघर्ष हर बार निश्चित रूप से एक ही तरह से समाप्त होता है, जिससे वह इस ऑरेंज जोन में बहुत समय बिताता है। यह एक सरल और अत्यधिक मजेदार स्थान है जो पूरी तरह से मेक सेंस सर्कल के बाहर और परे है। मैं इसे अपने अनुभव में डार्क प्लेग्राउंड कहता हूं। अब डार्क प्लेग्राउंड वह जगह है जो आप सभी प्रोक्रास्टिनेटर्स अच्छी तरह जानते हैं। यह वह जगह है जहां अवकाश गतिविधियां ऐसे समय में होती हैं जब अवकाश गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। डार्क प्लेग्राउंड में आपका मजा वास्तव में मजेदार नहीं होता, कमाया नहीं होता, और हवा में अपराध बोध, भय, चिंता, आत्मविरोध, उन सभी अच्छे प्रोक्रास्टिनेटर भावनाओं से भरी होती है। और सवाल यह है, इस चुनौतियों भरी स्थिति में व्हील के पीछे बंदर के साथ कैसे निपटें? यहां इस नीले क्षेत्र में खुद को लाने के लिए कभी एक कम सुखद स्थान, लेकिन जहां वास्तव में महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। खैर, यह पता चला कि देरी करने वाला उसके संरक्षक स्वर्गदूत के रूप में है, कोई जो हमेशा उसकी ओर देख रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है। उसके अपने अंधेरे पलों में एक व्यक्ति जिसे पैनिक मॉन्स्टर कहा जाता है। अब पैनिक मॉन्स्टर ज्यादातर समय निष्क्रिय रहता है और मानसिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन वह अचानक जाग जाता है जब भी एक डेडलाइन बहुत करीब आ जाती है, या सार्वजनिक शर्मिंदगी, करियर के आपदा, या किसी अन्य डरावने परिणाम का खतरा होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बंदर केवल ही उससे डरता है। अब वह हाल ही में मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। लगभग 6 महीने पहले टेड के लोगों ने मुझसे संपर्क कर टेड टॉक देने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। अब निश्चित रूप से मैंने हां कहा। टेड टॉक देना हमेशा से मेरा सपना रहा है। लेकिन इस सभी उत्साह के बीच तर्कशील निर्णय निर्माता के मन में कुछ और ही था। क्या हम स्पष्ट हैं कि हमने अभी क्या स्वीकार किया है? क्या हमें यह समझ आ रहा है कि भविष्य में एक दिन अब क्या होने वाला है? हमें बैठकर इस पर काम करने की जरूरत है अभी। और बंदर ने कहा, पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन चलो बस गूगल अर्थ खोलते हैं। आइए भारत के निचले हिस्से में झूम करें, जैसे जमीन से 200 फीट ऊपर। देश के शीर्ष तक पहुंचने में 2 और आधे घंटे बाकी हैं, ताकि हमें भारत का बेहतर अनुभव हो सके। तो यही वो था जो हमने उस दिन किया, जब 6 महीने 4 में, फिर 2 में और फिर 1 में बदल गए। टेड के लोगों ने वक्ताओं को जारी करने का फैसला किया, और मैंने वेबसाइट खोली और वहां मेरा चेहरा था, सीधे मेरी तरफ घूर रहा था। और अंदाजा लगाओ किसने जाग गए। तो पैनिक मॉन्स्टर अपना दिमाग खोने लगता है, और कुछ सेकंड बाद पूरा सिस्टम में अफरा तफरी मच जाती है। धन्यवाद। और बंदर, याद रखो, उसे पैनिक मॉन्स्टर से डर लगता है। बूम, वह पेड़ पर चढ़ जाता है, और अंततः तार्किक निर्णयकर्ता नियंत्रण संभाल सकता है और मैं काम शुरू कर सकता हूं। अब पैनिक मॉन्स्टर सभी प्रकार के काफी पागल करने वाले टालमटोल के व्यवहार की व्याख्या करता है, जैसे कि मेरा जैसा कोई 2 हफ्ते बर्बाद कैसे कर सकता है।
एक पेपर का उद्घाटन वाक्य शुरू करने में असमर्थ होकर उसने फिर चमत्कारी रूप से रात भर अविश्वसनीय कार्य नैतिकता प्राप्त करके अत्यधिक मेहनत से सफलतापूर्वक 8 पृष्ठ लिख लिए। और ये 3 पात्रों के साथ पूरी परिस्थिति यह दर्शाती है कि यह टालने वाले व्यक्ति का अपनाया हुआ सिस्टम है। यह सुंदर नहीं है, लेकिन अंत में सभी को इसका महत्व समझ आएगा। और यह वही है जिसके बारे में मैंने ब्लॉग पर लिखने का फैसला किया था कुछ साल पहले। अब जब मैंने ऐसा किया तो मैं प्रतिक्रिया से चकित रह गया। वास्तव में हजारों ईमेल आए सभी तरह के लोगों से, दुनिया भर से, सभी तरह की चीजें कर रहे थे। ये लोग नर्स, बैंकर, पेंटर, इंजीनियर और बहुत सारे पीएचडी छात्र थे। और उन्होंने सभी ने वही बात लिखी, मुझे भी यह समस्या है। लेकिन जो बात मुझे चौंक गई वह पोस्ट के हल्के टोन और उसमें उपयोग किए गए शब्दों की सरलता थी। इन ईमेलों की भारीपन के बीच का विरोधाभास था। ये लोग तीव्र निराशा के साथ लिख रहे थे। उनके जीवन में जो किया गया था, इस बंदर ने उनके साथ क्या किया था। और मैंने इसके बारे में सोचा और मैंने कहा, अगर टालमटोल करने की प्रणाली काम करती है तो क्या चल रहा है? ये सभी लोग इतनी अंधेरी जगह में क्यों हैं? पता चलता है कि टालमटोल के 2 मुख्य प्रकार होते हैं जो अक्सर देखे जाते हैं। जो उदाहरण मैंने दिए हैं उनमें सभी में समय सीमाएं होती हैं, और जब समय सीमाएं होती हैं तो टालमटोल के प्रभाव अल्पकालिक होते हैं क्योंकि घबराहट का दानव शामिल हो जाता है। लेकिन टालमटोल का दूसरा प्रकार भी होता है जो ऐसी परिस्थितियों में होता है जहां कोई समय सीमा नहीं होती। तो अगर आप ऐसा करियर चाहते हैं जहां आप स्वयं आरंभ करने वाले बनना चाहते हैं, उद्यमशीलता, उन चीजों पर शुरू में कोई समय सीमा नहीं होती थी क्योंकि शुरू में कुछ नहीं हो रहा होता। जब तक आपने बाहर जाकर कुछ गति प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की, आपके करियर के अलावा भी कई महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिनमें कोई समय सीमा नहीं होती, जैसे अपने परिवार से मिलना, व्यायाम करना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपने संबंधों पर काम करना या ऐसे संबंध से बाहर निकलना जो काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर टालमटोल करने वाले के इन कठिन चीजों को करने का एकमात्र तरीका घबराहट का दानव है तो यह एक समस्या है, क्योंकि इन सभी बिना समय सीमा वाली परिस्थितियों में घबराहट का दानव नहीं आता, उसके पास जागने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए टालमटोल के प्रभाव सीमित नहीं होते, वे बस हमेशा के लिए फैलते रहते हैं। और यह एक दीर्घकालिक प्रकार की आलस्य है जो समाज में कहीं कम स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और अक्सर बहुत कम चर्चा में ही रहती है। मजेदार अल्पकालिक डेडलाइन आधारित प्रकार में इसे आमतौर पर चुपचाप निजी रूप से सहा जाता है, और यह दीर्घकालिक अप्रसन्नता और निरंतर अफसोस का एक महत्वपूर्ण तथा बड़ा स्रोत हो सकता है। और मैंने सोचा इसलिए ये लोग ईमेल कर रहे हैं और इसलिए वे इतनी खराब स्थिति में हैं। ये इसलिए नहीं है कि वे कुछ के लिए जल्दी कर रहे हैं, ये इस कारण से है कि लंबे समय से चल रहे आलस्य ने उन्हें कई बार ऐसा महसूस कराया है कि वे केवल एक दर्शक बनकर रह गए हैं। अब जानते हैं केवल निराशा ही है। यह नहीं कि वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके, बल्कि यह कि वे उन्हें पीछा करना भी शुरू नहीं कर सके। तो मैंने इन ईमेल्स को पढ़ा और मुझे एक छोटी सी प्रकटी हुई। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल भी आलस्यहीन हो। बिल्कुल सही, मेरा मानना है कि आप सभी वाकई में आलस्य करने वाले हैं। अब आप सभी शायद बिल्कुल अस्त व्यस्त नहीं हैं, जैसे हम में से कुछ हैं, और आप में से कुछ का डेडलाइन के साथ स्वस्थ संबंध हो सकता है। लेकिन याद रखें, बंदर का सबसे चालाक चाल तब होती है जब डेडलाइन नहीं होती। अब मैं आपको एक आखिरी चीज दिखाना चाहता हूं जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इसे जीवन पात्रिका कहता हूं। इसमें 90 वर्षों के जीवन के हर सप्ताह के लिए एक विशेष बॉक्स होता है जिसमें यादगार विवरण संग्रहित रहते हैं। वहां इतने बॉक्स नहीं है, खासकर चूंकि हमने पहले ही उनमें से कई का उपयोग कर लिया है। तो मुझे लगता है कि हमें सभी को उस कैलेंडर पर लंबे गंभीर दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम वास्तव में किस चीज पर टालमटोल कर रहे हैं। जीवन में हर कोई किसी न किसी चीज पर टालमटोल कर रहा है। हमें तात्कालिक संतोष के बंदर के प्रति सजग रहना चाहिए। यह कार्य पूर्णतया हम सभी के संयुक्त प्रयास से किया जाता है, और क्योंकि वहां इतने बॉक्स नहीं हैं, यह एक ऐसा काम है जिसे शायद आज ही शुरू करना चाहिए। शायद आज यह काम नहीं हो सकेगा, लेकिन निश्चित रूप से हम जल्द ही इसे पूरा कर लेंगे। आप जानते हैं, कभी जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा। आपकी सहायता के लिए मैं धन्यवाद कहता हूं।